अप्रैल 2013 पूर्वी भारत में लाखों छोटे निवेशकों के सपने एक झटके में बिखर गए। एक ऐसे वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ जिसने न सिर्फ लोगों की जिंदगी भर की कमाई डुबो दी, बल्कि राजनीति, ग्लैमर और अपराध की दुनिया के धागों को भी उधेड़ कर रख दिया। ये शारदा ग्रुप का घोटाला था। अनुमान है कि 17 लाख से ज्यादा निवेशकों से 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम ठगी गई। इसके बाद जो हुआ वो त्रासदियों का एक सिलसिला था। 200 से ज्यादा एजेंट्स और जमाकर्ताओं ने अपनी जान ले ली। आज हम इसी मामले के तह तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि भरोसे का इतना बड़ा मायाजाल आखिर बुना कैसे गया। और ये सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की उन कमियों को भी सामने लाती है जिनकी वजह से ऐसे घोटाले पनपते हैं और फलते फूलते हैं। बिल्कुल, ये कहानी है बड़े रिटर्न के लालच की, राजनीतिक संरक्षण के खेल की और उस आम आदमी के टूटे हुए भरोसे की जिसके लिए उसकी छोटी सी बचत ही सब कुछ थी। सवाल यह है कि शारदा ग्रुप ने इतने बड़े पैमाने पर इस धोखे को अंजाम दिया कैसे? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए शारदा ग्रुप ने चिट फंड योजनाओं का नाम इस्तेमाल किया। अब हम और आप जैसे कई लोगों ने ये शब्द सुना तो है, पर ये असल में होता क्या है? क्या ये कोई सरकारी स्कीम है? नहीं, ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी भी नहीं है। भारत में इसके लिए बाकायदा एक कानून है, चिट फंड अधिनियम 1982। अच्छा, इसे आप एक तरह का सोशल बैंकिंग सिस्टम समझ सकते हैं। मान लीजिए 20 लोगों का एक ग्रुप है और सब हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं, तो महीने के आखिर में 20,000 रुपए जमा हो गए। इसे पॉट कहते हैं। ठीक है, 20,000 रुपए जमा हो गए। अब इसका क्या होगा? अब जिस सदस्य को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो नीलामी में सबसे कम बोली लगाकर उस महीने का पॉट उठा सकता है, या कभी कभी लॉटरी से भी तय होता है। ओके। ये उन इलाकों में बहुत चलता है जहां बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये लोगों को बचत करने और जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर पैसा उधार लेने का एक भरोसेमंद तरीका देता है, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसका मतलब शारदा ग्रुप एक बहुत बड़ा चिट फंड चला रहा था। और यही इस धोखे की सबसे शातिर बात छिपी है। शारदा ग्रुप असल में चिट फंड चला ही नहीं रहा था। क्या मतलब? वो सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल कर रहा था, एक कानूनी ढाल की तरह। लोगों को लगा कि ये वही जानी पहचानी स्कीम है जो उनके दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है। इस भरोसे की आड़ में सुदीप सेन असल में एक पूरी तरह से अलग और गैर कानूनी पॉन्जी स्कीम चला रहा था। तो एक मिनट, पॉन्जी स्कीम ये तो हमने कई बार सुना, लेकिन ये चिट फंड से अलग कैसे है? जमीन आसमान का फर्क है। चिट फंड में पैसा सदस्यों के बीच ही घूमता है, कोई बाहरी मुनाफा नहीं होता। लेकिन पॉन्जी स्कीम में कोई असली निवेश होता ही नहीं है, ये पूरी तरह से धोखे पर आधारित है। इसमें पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेशकों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए लिए और 20% मुनाफे का वादा किया। अब आपको 120 रुपए लौटाने के लिए मैं किसी और से 150 रुपए ले लूंगी और उसे भी बड़े मुनाफे का झांसा दूंगी। मतलब ये स्कीम तभी तक चल सकती है जब तक नए लोग पैसा लगाते रहे। जिस दिन नए लोगों का आना बंद हुआ, बिल्कुल, उस दिन पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये एक ऐसा वित्तीय गुब्बारा है जिसमें लगातार नए पैसे की हवा भरनी पड़ती है। जैसे ही हवा भरना बंद होती है, ये फट जाता है। और शारदा के साथ ठीक यही हुआ? ठीक यही हुआ। उसने चिटफंड के भरोसेमंद नाम के पीछे एक खतरनाक पॉन्जी स्कीम छुपाई थी। इस पूरे मायाजाल का जो मास्टरमाइंड था सुदीप सेन, उसने सिर्फ एक स्कीम नहीं बनाई, उसने लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार की थी। हाँ, और इसकी शुरुआत उसने कंपनी के नाम से ही कर दी थी। नाम से? बिल्कुल, ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक दांव था। उसने कंपनी का नाम शारदा रखा, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी से प्रेरित था। अच्छा। बंगाल और पूर्वी भारत में शारदा देवी को माँ का दर्जा दिया जाता है। वो पवित्रता और भरोसे का प्रतीक है। ये सिर्फ एक नाम चुनना नहीं था, ये उस समाज की नब्ज पर हाथ रखना था जहां धर्म और आस्था भरोसे का सबसे बड़ा पैमाना है। मतलब नाम से ही एक भरोसा बनाने की कोशिश। हाँ, सेन ने इस भरोसे का व्यवसायीकरण कर दिया, एक ऐसा कवच बना लिया जिस पर सवाल उठाना भी पाप जैसा लगे। नाम से भरोसा बनाने के बाद उसका अगला कदम क्या था? गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचना। हाँ, और इसके लिए उसने एक विशाल फौज खड़ी की एजेंटों की। सेन ने ग्रामीण इलाकों से हजारों स्थानीय एजेंटों को भर्ती किया। ये वो लोग थे जिन्हें समाज में हर कोई जानता था,
जिन पर लोग भरोसा करते थे। और उन्हें क्या मिलता था? उन्हें मिलता था 25% से लेकर 40% तक का भारी भरकम कमीशन। जरा सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश लाते हैं तो आपको सीधे 40,000 रुपए मिल जाएंगे। 40% कमीशन, ये तो अनबिलीवेबल है। बैंक के एजेंटों को तो शायद 1-2% ही मिलता होगा। इसीलिए तो ये इतना सफल हुआ। इन एजेंटों ने ज्यादा कमीशन के लालच में और कंपनी पर भरोसा करके अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों सबका पैसा लगवाया। और जब लोगों को बताया गया कि आपको 50% तक का रिटर्न मिलेगा तो कौन मना करेगा। एक आम आदमी जो अपनी बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहा है, उसके लिए ये किसी जादुई चिराग से कम नहीं था। तो एक तरफ पवित्र नाम, दूसरी तरफ जानने वाले एजेंट और तीसरी तरफ अविश्वसनीय रिटर्न का वादा। लेकिन सिर्फ वादों से तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं चलती, उसे विश्वसनीय दिखना भी तो पड़ता होगा। और सेन ने इस दिखावे पर पानी की तरह पैसा बहाया। उसने एक ऐसा माया जाल बुना जिससे शारदा ग्रुप एक बहुत बड़ी, सफल और मजबूत कंपनी दिखे। उसने विश्वसनीयता को खरीदा। कैसे? मतलब क्या किया उसने? उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो हर तरफ से भरोसे की गारंटी देता हुआ नजर आए। और यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा हो जाता है। 1 मिनट, उन्होंने अपना खुद का मीडिया एम्पायर खड़ा कर लिया। मतलब अखबार और टीवी चैनल सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए? सिर्फ इमेज बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह की नेगेटिव खबर को दबाने के लिए भी। शारदा ग्रुप ने लगभग 988 करोड़ रुपए खर्च करके अपना मीडिया साम्राज्य बनाया। बाप रे। उसने तारा न्यूज, चैनल 10 जैसे कई टीवी चैनल और सकला बेला, बंगाल पोस्ट जैसे 8 अखबार खरीदे या शुरू किए। अब सोचिए, अगर आपके खिलाफ कोई खबर आने वाली है और अखबार आपका ही है, तो क्या वो खबर छपेगी? कभी नहीं। मतलब उसने अपनी खुद की एक इको चेंबर बना ली जहां सिर्फ उसकी तारीफ होती थी। बिल्कुल। उन चैनलों और अखबारों में शारदा की योजनाओं का जमकर प्रचार होता था। सुदीप्त सेन को एक दूरदर्शी कारोबारी की तरह पेश किया जाता था। जनता की राय को आकार देने का ये सबसे मजबूत हथियार था। मीडिया पर कब्जे के बाद उसने ग्लैमर की दुनिया का भी इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि भारत में क्रिकेट और सिनेमा, ये 2 चीजें लोगों की भावनाओं से सीधी जुड़ी हैं। शारदा ने टीएमसी सांसद और बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभिनेत्री शताब्दी रॉय भी थी, है ना? हाँ, वो भी टीएमसी सांसद थी। जब एक आम निवेशक ने मिथुनदा जैसे बड़े सितारे को टीवी पर ये कहते देखा कि शारदा एक भरोसेमंद कंपनी है, तो उसका विश्वास कई गुना बढ़ गया। उसे लगा कि अगर इतने बड़े लोग जुड़े हैं तो मेरा पैसा सुरक्षित है। और सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, खेल भी। बंगाल में फुटबॉल को लेकर जो दीवानगी है, उसका भी फायदा उठाया गया। उसने बंगाल के 2 सबसे बड़े और कट्टर प्रतिद्वंदी फुटबॉल क्लबों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों को स्पॉन्सर किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, आप किसी भी टीम के फैन हो, आपकी जर्सी पर शारदा का ही नाम था। और हद तो तब हो गई जब शारदा ने अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को कोलकाता में एक मैच खेलने के लिए बुला लिया। मेसी को? हाँ, ये पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश थी कि शारदा ग्रुप कितना बड़ा और शक्तिशाली है। मीडिया, ग्लैमर, खेल, ये एक मजबूत किला बनाने जैसा है। लेकिन इतना बड़ा किला बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए तो बहुत पैसा और पावर चाहिए। क्या कोई देख नहीं रहा था कि ये सब हो कैसे रहे? कोई सरकारी एजेंसी, कोई नेता? देख रहे थे, लेकिन शायद वो उस किले के अंदर ही बैठे थे। इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक संरक्षण के चल ही नहीं सकता। इसे बचाने के लिए एक और मजबूत खंबे की जरूरत थी, और वो खंभा था राजनीति का। शारदा के तार सत्ता के गलियारों से सीधे जुड़े थे। किस तरह के कनेक्शन थे? कनेक्शंस बहुत गहरे थे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष को शारदा के मीडिया ग्रुप का सीईओ बना दिया गया। सोचिए, सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद घोटाले वाली कंपनी का सीईओ है। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ग्रुप की कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष थे और सार्वजनिक मंचों से लोगों को शारदा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यानी मंत्री जी खुद कह रहे थे कि पैसा लगाओ, इससे ज्यादा भरोसे की गारंटी और क्या हो सकती है? यही नहीं, आरोप ये भी लगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेंटिंग्स सुदीप्ता सेन ने 1.86 करोड़ रुपए में खरीदी। अच्छा। शारदा ग्रुप ने कोलकाता पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिलें दान की। सरकार ने शारदा की स्पॉन्सर की हुई एम्बुलेंस और मोटरसाइकिलें राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में बंटवाईं। ये सब जनता को एक संदेश दे रहा था कि शारदा तो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, ये तो हमारी अपनी कंपनी है।
तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था या इसके तार और भी ऊपर तक जुड़े थे? जांच में ये बात सामने आई कि इसके तार दिल्ली तक जुड़े थे। उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम, जो एक वकील हैं, उन पर भी शारदा ग्रुप से कानूनी सलाह के नाम पर 1.4 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे। बाप रे, मतलब हर तरफ से प्रोटेक्शन था। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके नियमों को ताक पर रखा गया और जांच एजेंसियों को दूर रखने की कोशिश की गई। तो ये एक पूरा चक्रव्यूह था। आम जनता के पैसे से मीडिया, ग्लैमर और खेल के जरिए उनका भरोसा जीता गया और उसी पैसे से राजनीतिक संरक्षण खरीदकर कंपनी को हर जांच से बचाया गया। लेकिन जैसा आपने कहा, पॉन्जी स्कीम का गुब्बारा हमेशा फटता है। वो पल कब आया? वो पल 2012 में ही आना शुरू हो गया था। बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नजर शारदा पर पड़ चुकी थी। ओके। सेबी ने कहा कि आप जो ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS है, जो हमारे नियमों के तहत आती है और आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है। आप इसे तुरंत बंद करें। तो ये शारदा के लिए पहली बड़ी और आधिकारिक खतरे की घंटी थी। बिल्कुल, ये खेल खत्म होने का सिग्नल था। लेकिन सुदीप सेन ने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर इसे टालता रहा। लेकिन कब तक? आप रेगुलेटर को तो टाल सकते हैं, गणित को नहीं। जनवरी 2013 में पहली बार वो हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? कंपनी में आने वाले नए पैसे की रकम पुराने निवेशकों को लौटाए जाने वाले पैसे से कम हो गई। कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। गुब्बारे में हवा भरने की रफ्तार हवा निकलने की रफ्तार से कम हो गई थी। सिस्टम का ढहना अब तय था। और सुदीप सेन को ये पता चल गया था? उसे सब पता था। 6 अप्रैल 2013 को उसने CBI को 18 पन्नों का एक कबूलनामा लिखा। एक कबूलनामा? हाँ, जिसमें उसने कई बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों को पैसे देने की बात कबूली और बताया कि कैसे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। 10 अप्रैल को उसने वो चिट्ठी पोस्ट की और अपनी सबसे करीबी सहयोगी देवजानी मुखर्जी के साथ फरार हो गया। और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, पूरे देश में हड़कंप मच गया। हजारों लोग शारदा के दफ्तरों के बाहर जमा हो गए। 13 दिन की तलाशी के बाद 23 अप्रैल 2013 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुदीप्त सेन और देवजानी मुखर्जी को कश्मीर के सोनलमर्ग के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। सेन की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर सामने आई होगी वो तो बहुत भयानक रही होगी। भयानक से भी ज्यादा। लाखों निवेशक, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले और छोटे दुकानदार थे, उनकी जिंदगी भर की कमाई एक रात में डूब चुकी थी। सब खत्म? हाँ, कई लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ा था। सब खत्म हो गया था। हमने शुरू में जिक्र किया था कि 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान ले ली। और ये इस घोटाले का सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये जिंदगियों का नुकसान था। लोगों ने सिर्फ अपनी कमाई नहीं, अपना भरोसा और अपनी उम्मीद भी खो दी थी। एजेंट जिन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों का पैसा लगवाया था, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन पर इतना दबाव था कि कई ने आत्महत्या कर ली। पूरे पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा में हाहाकार मच गया था। लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इस भारी जन आक्रोश के बाद सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव तो बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। शुरू में पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई, लेकिन ये मामला कई राज्यों में फैला हुआ था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका थी। तो केस CBI को गया? हाँ, मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस CBI को सौंप दिया। और CBI जांच में बड़े नाम सामने आने लगे होंगे? एक के बाद एक। जो नाम कल तक शारदा के मंच पर खड़े होकर उसकी तारीफ करते थे, वो अब CBI के दफ्तर में बैठे थे। TMC सांसद कुणाल घोष, जो कंपनी के CEO थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अच्छा। एक और सांसद श्रिंजॉय बोस की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP यानी पुलिस के सबसे बड़े अफसर रजत मजूमदार को गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की। एक मौजूदा मंत्री की गिरफ्तारी, इससे तो राजनीतिक भूचाल आ गया होगा। भूचाल से भी बढ़कर ये एक राजनीतिक घमासान में बदल गया। गिरफ्तारी के बाद कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी ही पार्टी के खिलाफ? हाँ,
उन्होंने ममता बनर्जी को घोटाले का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया और सीबीआई से उनसे पूछताछ करने की मांग की। इससे टीएमसी के अंदर की दरारें भी खुलकर सामने आ गईं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, ये एक क्लासिक केस था जिसमें हर कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा था। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी टीएमसी पर घोटाले को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने कहा कि ये सब पिछली वामपंथी सरकार के समय में शुरू हुआ था। मतलब ब्लेम गेम। हाँ, पूरा ब्लेम गेम। ये पूरा घोटाला 2014 के लोकसभा चुनावों में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हर कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा था, जबकि सिस्टम की विफलता साफ दिख रही थी। तो इतने सालों बाद आज स्थिति क्या है? क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला? पश्चिम बंगाल सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का एक राहत कोष बनाया था, जिससे कुछ छोटे निवेशकों को थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन ठगी गई रकम इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर लोगों का पैसा डूब ही गया। और केस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो भरोसा टूटा उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। शारदा घोटाला वाकई सिर्फ एक वित्तीय धोखाधड़ी की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे कमजोर रेगुलेटरी सिस्टम, राजनीतिक मिलीभगत और वित्तीय साक्षरता की कमी का फायदा उठाकर आम लोगों के सपनों और उनकी मेहनत की कमाई को लूटा जा सकता है। और ये मामला आज भी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब भरोसे को ही हथियार बनाकर धोखा दिया जाए तो एक आम निवेशक आखिर किस पर यकीन करे? अखबार पर, टीवी पर दिखने वाले अपने पसंदीदा हीरो पर, या उस नेता पर जिसे उसने खुद वोट देकर चुना है? ये विचार करने वाली बात है कि एक समाज के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में कोई और सुदीप सेन लोगों के भरोसे को तोड़कर उनकी मेहनत की कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा न कर पाए।